सर, ये बताइए कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? बिहार की जनता को ये जानकारी आप दीजिए और क्या करना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले आप सब पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और आगे भी आपसे यह सहयोग अपेक्षित है। मैं डॉक्टर अंकित सिंह, मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। कैलाश हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ पिछले 2 सालों से। मेरी शिक्षा दीक्षा नेत्रहाट स्कूल से भी थी, फिर मैं पटना साइंस कॉलेज गया, फिर मैं इंडिया के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में से एक आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एफएमसी पुणे, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, एमबीबीएस जनरल सर्जरी में एमएस की। फिर 11 साल की सर्विस के बाद जब मैं मेजर था तब मैंने सर्विस से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया। फिर मैंने एम्स दिल्ली ज्वाइन किया एज ए सर्जन। फिर मैं गंगाराम हॉस्पिटल गया, वहाँ भी मैंने अपनी सेवा दी। उसके बाद मैं सुपर स्पेशलिटी यूरोलॉजी में करने के लिए कैलकाटा गया, आईपीजीएमआर। और फिर उसके बाद से मैं पिछले 2 वर्षों से कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ मैं। और जो मेरी यात्रा यहाँ तक रही है वो बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल और बहुत ही ज़्यादा संघर्षों से भरी रही है, क्योंकि मैं सिंघिया से ही आता हूँ, यहीं पला बढ़ा, 10 साल तक यहीं रहा और इस मातृभूमि के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है। और ये जो इस यात्रा के संघर्ष का जो अभी तक का जो परिणाम है वो बहुत ही सुखद रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसा ही रहना चाहिए। क्या सपना आपने देखा है सिंघिया के लिए? क्योंकि ये मातृभूमि है तो बचपन से मैं सिंघिया को देखता आ रहा हूँ और पिछले 40-42 साल में सिंघिया की प्रगति बहुत हुई है। मतलब चारों तरफ आप किसी भी फील्ड में देखें, एजुकेशन के फील्ड में, कम्युनिकेशन के फील्ड में, रोड एक्सेसिबिलिटी के फील्ड में, सब जगह हर तरीके से ये एक ब्लॉक से नगर पंचायत भी बन गया। लेकिन एक ही क्षेत्र है जहाँ की कोई भी प्रगति नहीं हुई लास्ट के 75 सालों में और आगे भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, वह है मूलभूत स्वास्थ्य समस्याओं का अभाव। और इसी वजह से ये सपना लेके कि सिंघिया प्रखंड के 17-18 पंचायत और उसके आसपास के जो लोग हैं, जो मिथिलांचल और कोसी का इलाका है, उस इलाके में मूलभूत स्वास्थ्य समस्याएं जो इतनी हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए एक छोटा सा प्रयास किया जाए, इसी बात को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। डॉक्टर अंकित, आप वर्ल्ड फेम डॉक्टर हैं और किडनी के माने जाते हैं कि आप मास्टर हैं। क्या दरभंगा, समस्तीपुर, ये जो हमारा मिथिलांचल है, इस मिथिला में क्या किडनी ट्रांसप्लांट आपके हॉस्पिटल में संभव हो पाएगा? जी, सबसे पहले तो मैं आपको, ये हमारा जो हॉस्पिटल अभी शुरू हो रहा है, ये 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अभी हमारा जो पहला 2 साल का फोकस है वो सिर्फ बेसिक और स्पेशलिटी सर्जरी पे रहेगा, ताकि क्योंकि 90% समस्याएं यहाँ की लोगों की जो बाहर जाते हैं, जो दिल्ली, बॉम्बे, पटना जाते हैं, वो ये समस्याएं हैं। लेकिन एज ए कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट सर्जन मैं आप लोगों को एश्योर करता हूँ किडनी ट्रांसप्लांट भी 2 साल बाद हम लोग शुरू करेंगे और इसको बिहार के मानचित्र पे लाएंगे। सिंघिया को देश की दुनिया के मानचित्र पे लाएंगे कि एक ऐसी छोटी जगह पे भी ये संभव है। इसके लिए एक लाइसेंसिंग की एक पद्धति होती है और वो लाइसेंस, ट्रांसप्लांट का लाइसेंस उसी सर्जन को मिलता है जो इसके ट्रेंड है, और मैं बिल्कुल ट्रेंड हूँ इसके लिए। और एक रोटो, रीजनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन होता है हर स्टेट में, वो आपको एक लाइसेंस देती है कि आप अपने हॉस्पिटल में ये सुविधा अगर आपकी उपलब्ध है तो आप ये ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो अगले 2 वर्षों में मैं ये करके भी दिखाऊंगा और सिंघिया जैसे देहाती क्षेत्र में भी किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, ये बात मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। क्या डॉक्टर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोलने के भी आपकी कुछ ऐसी प्रोग्राम है आपका? जी, ये जो हॉस्पिटल आ रहा है, जो 100 बेड का अशोका हॉस्पिटल, ये 100 बेड का एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें सारी सुविधाएं होंगी, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स, यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, ईएनटी, ऑफ्थेल, जो भी आप सोच सकते हैं सारी सुविधाएं होंगी। और ये एक लो कॉस्ट इफेक्टिव केयर का मॉडल होगा जहां आपको कम पैसे में आपका इलाज होगा। और सबसे पहले इस हॉस्पिटल की पारदर्शिता जो हमारे यहाँ है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस हॉस्पिटल में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बहुत इम्पॉर्टेंट है। और
इस हॉस्पिटल को हम लोग अभी 100 बेड के हॉस्पिटल के रूप में शुरू कर रहे हैं। आगे हमारी योजना है कि 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम लोग 200 बेडेड और हॉस्पिटल में ऐड करें, और उसके बाद हम एक शानदार सा मेडिकल कॉलेज बनाएं जिसमें कि 100 बच्चे MBBS की शिक्षा ले रहे हैं। सबसे मूल प्रश्न है कि बिहार काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है, काफ़ी गरीब क्षेत्र माना जाता है। जिस चीज़ का आप हॉस्पिटल डालना चाह रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट और जो बात आप कर रहे हैं, वो काफ़ी महंगा इलाज होता है, तो यहाँ की गरीब जनता कैसे वो इलाज करा पाएगी? बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आपका। किडनी ट्रांसप्लांट और स्पेशलिटी, सबसे पहले तो मैं किडनी ट्रांसप्लांट पे आपको बताऊं, किडनी ट्रांसप्लांट का खर्च उतना नहीं है। ये एक मिथक है कि किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत महंगी सर्जरी है। लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत महंगी सर्जरी है जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी है जो कि आप 5 लाख रुपए में भी करा सकते हैं, और बिहार सरकार ही आपको 5 में से 5 लाख रुपए का ग्रांट दे रही है, तो आपकी सर्जरी बिल्कुल फ्री हो सकती है। किसी दिन अगर ऐसा आया 2 साल के बाद कि अगर हमारे हॉस्पिटल को ट्रांसप्लांट के लिए लाइसेंस मिला और हमने अपने हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट शुरू किया, तो वो अगर बिहार सरकार उसको स्पॉन्सर करती है 5 का 5 लाख, तो यहाँ के मरीजों का वो ट्रांसप्लांट फ्री में हो जाएगा। तो इस बात के लिए हमें वो मिथक को दूर करना है कि किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत महंगी सर्जरी है। किडनी ट्रांसप्लांट की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे पास डोनर्स नहीं है, किडनी डोनर्स नहीं है इंडिया में, जिस वजह से इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट है। अदरवाइज ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि ये ट्रांसप्लांट सर्जरी और कहीं नहीं की जा सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप लास्ट में जो भी मरीज है, जो भी लोग हैं मिथिलांचल के या बिहार के लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार से मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हम लोगों का हॉस्पिटल है, इसको हम लोगों ने जो 100 बेड का हॉस्पिटल है, इसको आयुष्मान कार्ड से हम लोगों ने एफिलिएट किया है। आपके पास अगर आयुष्मान कार्ड है तो आपका और हमारा इंटरेक्शन यही है कि आप उस आयुष्मान कार्ड को लेके आएँ और हमारे हॉस्पिटल में इलाज कराएं। दूसरी बात, जो हमारे रेट्स हैं वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी इसीलिए भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी, पित्त की थैली में पत्थर है जो सबसे कॉमन है यहाँ, किडनी स्टोन है, मान लीजिए आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, वो बोलते हैं ठीक है मैं 50,000 में कर दूंगा, लेकिन जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो आपका बिल 1 लाख रुपए का हो चुका होता है। हमारे यहाँ हर सर्जरी की, चाहे वो अपेंडिक्स करवाएं, गॉल स्टोन कराएं, सिजेरियन डिलीवरी कराएं, किडनी स्टोन्स करवाएं, हिस्टेक्टमी करवाएं, कैटरेक्ट करवाएं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं, हर सर्जरी के फिक्स रेट हैं। अगर आपको ये बताया गया कि आपकी सर्जरी का रेट 100 रुपए है, तो जब जिस दिन आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे तो आपसे 100 रुपए ही लिए जाएंगे, चाहे आप हॉस्पिटल में 5 दिन रहें या 7 दिन रहें या 1 दिन रहें। दूसरी चीज, ये जो लोगों को ये भी भ्रांति हो सकती है कि इतना बड़ा सेटअप आ रहा है तो क्या हमारा इलाज भी बहुत महंगा होगा? बिल्कुल भी नहीं। इतने बड़े सेटअप लाने की जो प्रक्रिया है वो इसीलिए की गई है कि अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं मिलें। जैसे आपको एक्सरे भी हो जाए, ECG भी हो जाए, 2D इको भी हो जाए, अल्ट्रासाउंड भी हो जाए, CT स्कैन भी हो जाए, डायलिसिस भी हो जाए। इन सारी सुविधाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए मुझे ये 40,000 स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल बनाना पड़ा। अगर मैं एक छोटा हॉस्पिटल बनाता तो ये सारी सुविधाएं एक छत के अंदर नहीं आ पाती। और जो इसकी फैसिलिटी भी है, मैं आपको बार बार ये एश्योर कर रहा हूं, ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए बनाया गया है। ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए बनाया गया है। ये हॉस्पिटल ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो ये अपना ट्रीटमेंट महंगे शहरों में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और जो इसके रेट्स, जैसे 40,000 गॉल स्टोन का मैंने बताया, आप बोलेंगे ये 40,000 रुपए कहां से आए? ये आर्बिट्ररी मैंने नहीं दिया, भारत सरकार के आयुष्मान के रेट्स हैं। ये भारत सरकार जो आयुष्मान में तय करती है कि 40,000 रुपए ही लेने हैं इस सर्जरी के लिए, तो ये 40,000 उसके रेट्स हैं। ये मैंने तय नहीं किया, मतलब भारत सरकार ने ये तय कर लिया कि इससे कम में सर्जरी नहीं की जा सकती है। तो इसी की वजह से मेरा यहाँ की पब्लिक से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हो, उनको ऐसा नहीं लगे कि ये इलाज बहुत महंगा है। हमने जो भी आयुष्मान के रेट्स हैं, भारत सरकार के रेट्स हैं, उसके अनुसार ही ये सारी सर्जरी यहाँ की जाएगी, फिक्स रेट पे की जाएगी। पहला फॉलो अप फ्री होगा। जब भी आप हॉस्पिटल में आएंगे तो सर्जन के रूप में आप मुझे ही देखेंगे, आपसे ही मेरा इंटरेक्शन होगा, और आप जब तक बिल्कुल ही ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक पोस्ट ऑफ फॉलोअप हमारी तरफ से वो बिल्कुल ही फ्री होगा। सर, आखिरी सवाल आपसे ये कि ये बहुत गरीब और पिछड़ा क्षेत्र है, वैसे लोग जो आयुष्मान कार्ड को होल्ड नहीं कर पाते हैं, क्या वैसे लोगों का आप फ्री इलाज भी करेंगे? बहुत अच्छा और बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। इसके लिए हम लोगों ने एक NGO खोला है। उस NGO का नाम है श्री बाबा लक्ष्मीनाथ, क्योंकि सिंघिया में बाबा लक्ष्मीनाथ का एक मंदिर है।
और श्री बाबा लक्ष्मीनाथ एनजीओ खोला हुआ है। उसमें हम लोगों ने वो भी हमारा एनजीओ स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि जैसे किसी भी आदमी का आपकी सालगिरह है, आपके बच्चे का बर्थडे है, आपके फादर का कोई श्राद्ध कर्म है या उनकी पुण्यतिथि है, और अगर तो हम लोग हर आदमी से, जो हमारे दोस्त हैं पूरी दुनिया में, डॉक्टर्स फ्रेंड हैं जो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हैं, उन सब लोगों को भी हमने बोला है, सब लोगों को जोड़ा है। उसमें एक एडिक्वेट फंड है। वो लोग इस तरह की जो उपलक्ष्य में कोई 5,000 रुपये, कोई $100, कोई $1,000, कोई जितना भी जो पैसा है, अपने बच्चे के बर्थडे में किसी ने 5,000 दे दिया, वो सारा कॉर्पस है। वो जो पैसा है वो मैं यूज नहीं करूंगा। वो जो गरीब लोग हैं यहाँ के, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, जो समाज के सबसे पिछड़े पायदान पे लोग हैं, जिनके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है, उनके इलाज के लिए महीने में 2 दिन ऐसा होगा कि उनका ऑपरेशन हो, इलाज नहीं, उनका ऑपरेशन हो। जो बूढ़े लोग हैं, जिनके बच्चे उनको छोड़ चुके हैं, जो अपने मोतियाबिंद का इलाज नहीं कर सकते हैं, नहीं करा सकते, ऐसे लोगों का इलाज होगा कि अच्छे से देख पाएं, सुन पाएं, अपने पैरों पे चल सकें और अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सकें। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और सर एक मेरा प्रश्न है कि बड़े शहरों को छोड़ करके रूरल एरिया में आप इतना बड़ा अस्पताल खोल रहे हैं, क्या उद्देश्य, क्या बड़ा अस्पताल रूरल एरिया में खोलने का? देखिए, सबसे पहले तो इमोशनल क्वोशेंट है यहाँ सिंघिया के लिए, ये मातृभूमि है, यहाँ पढ़ा लिखा। और दूसरी बात है, किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। हम आपसे में ही कोई निकलेगा। बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम है बिहार में। ब्रेन ड्रेन बहुत है। जो लोग यहाँ से जाते हैं वापस कभी नहीं आते। मेरा छोटा भाई भी अमेरिका में डॉक्टर है, ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक, वो वापस नहीं आएगा। मैं भी दुनिया के किसी भी शहर में प्रैक्टिस कर सकता था। तो ये जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम यहाँ से जाते हैं, वहाँ बाहर रहते हैं, अपने राज्य को गालियाँ देते हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं करते। किसी ना किसी को ये शुरुआत करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य सेवाएं सबसे महत्वपूर्ण है। ग्राउंड लेवल पे जाके स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। रिक्रूटमेंट, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे नर्सेस आए, ये यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज है। आप कितना भी पैसा देंगे, यहाँ कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्सेस इतने रिमोट एरिया में रहने के लिए तैयार नहीं है। मुझे पता है कि ये यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे पॉलिटिक्स में चैलेंज है, वैसे हेल्थ केयर में भी चैलेंज है। नहीं तो मेरे से पहले भी बुद्धिमान लोग पैदा हुए थे जो इस सिनेरियो को चेंज कर सकते थे। मुझे पता है कि ये मेरे पास चैलेंज है। इसी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमने ये स्वीकार किया है कि हम इसको करके दिखाएंगे। और हम में से ही किसी को यहाँ आगे आना था। अगर हम में से कोई आगे नहीं आएगा तो इस क्षेत्र का कभी विकास नहीं हो सकता, कभी। क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल को शुरू करने के लिए, किसी जगह पे अगर वो हॉस्पिटल आप शुरू कर रहे हैं, उस जगह से इमोशनल कनेक्ट, भावनात्मक जुड़ाव बहुत जरूरी है। जब तक आप उस वहां के लोगों को नहीं जानेंगे, वो आपकी विश्वसनीयता पे हमेशा शक करेंगे। वो हमेशा ये सोचेंगे कि ये आदमी बाहर से आया है, ये हमें एक हेल्थ, क्योंकि जो बिहार का एक जो सोसाइटी है ना, जो हमारी सोसाइटी है, बहुत एक लो ट्रस्ट सोसाइटी है। लो ट्रस्ट अंग्रेजी में है, हम विश्वास नहीं करते। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, किसी पेशेंट्स को अगर मैं अपनी ओपीडी में बोल दूं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है, तो वो पेशेंट का पहला रिएक्शन ये होता है कि डॉक्टर साहब को समझ ही नहीं आया। पहली बात यही समझता है कि वो डॉक्टर साहब को समझ ही नहीं आया मेरी बीमारी। आज किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बैठ के ये बोलना कि आप बिल्कुल ठीक हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। लेकिन मैं हर आदमी को बोलता हूँ, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको दवाओं की जरूरत नहीं है, आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आप मेरी तरह नॉर्मल हैं। उनको कन्विंस करके भेजता हूँ। तो वही एक चैलेंज है। तो जो बिहार की सोसाइटी है, बहुत लो ट्रस्ट सोसाइटी है, जहाँ की हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। आपको अगर मैं बोल दूं कि आपका काम बिना घूस के हो जाएगा, आप 3 बार सोचेंगे क्या ऐसा हो सकता है। तो उस विश्वसनीयता को हमें फिर से जगाना है। आपको मैं एश्योर करता हूं कि आप मेरे हॉस्पिटल में आएंगे तो आपके माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सुरक्षित हैं, एक सुरक्षित हाथों में हैं, जहाँ की आप मेरे से 24/7 ये पूछ सकते हैं कि डॉक्टर अंकित, क्योंकि मैं आपके बीच का हूँ, आप ये पूछ सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं कि मेरे पेशेंट्स का क्या हाल है, मेरा पेशेंट्स कब ठीक होगा, मेरा पेशेंट कब डिस्चार्ज होगा। क्योंकि मैं अकाउंटेबल हूं अपने कर्मों के लिए। आप किसी भी दूसरे हॉस्पिटल में जाके ये नहीं पूछ सकते कि भाई साहब मेरे पेशेंट को आपने वेंटिलेटर पे क्यों डाल दिया। वो आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे। आप इस हॉस्पिटल से जुड़ सकते हैं, इस हॉस्पिटल को से आप सवाल पूछ सकते हैं, ये सबसे बड़ी है। इसीलिए मैंने बोला कि मैं एक पारदर्शी फ्यूचरिस्टिक हॉस्पिटल, और जो मेरे हॉस्पिटल की सबसे बड़ी विशेषता है वो ICU, क्रिटिकल केयर,
जो मैंने आपको पहले भी बताया, एक ऐसा आईसीयू, 10 बेड का आईसीयू, जहां 24/7 365 डेज आपके लिए क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स एडमिटेड हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपको अगर चेस्ट पेन हुआ, आपको ये पता है कि आपके 99% डॉक्टर्स को ये नहीं पता है कि चेस्ट पेन डायग्नोज कैसे करते हैं। किसी भी 99% डॉक्टर्स को ये नहीं पता है कि ईसीजी में चेस्ट पेन डायग्नोज कैसे करते हैं। उस चीज के लिए हम लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है। मैं आपका बस 2 मिनट लूंगा, लास्ट 2 मिनट। जैसे आप चेस्ट पेन, सबसे आप सुनते होंगे हार्ट अटैक से ये मर गया। आपको चेस्ट पेन हुआ, आप यहाँ आए, हमारे यहाँ ईसीजी हुआ, 99% डॉक्टर्स कहते हैं ईसीजी ठीक है, लेकिन फिर 1 घंटे के अंदर पेशेंट मर जाता है। क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर साहब को पता ही नहीं था कि ये चेस्ट पेन है और इसमें ईसीजी में एसटी एलिवेशन है। तो उस एसटी एलिवेशन को पकड़ने के लिए, कि भाई उस कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए, हमारे पास जैसे ही आपकी ईसीजी होगी और आपका ईसीजी अगर कुछ एबनॉर्मलिटी आएगी, नॉर्मल नहीं होगा, एसटी एलिवेशन आएगा, तो हमारे पास इमीडिएटली जो हमारे डॉक्टर्स बैंगलोर में बैठे हैं वो हमें तुरंत 1 मिनट के अंदर फोन करेंगे, हमारी पूरी टीम को, इस पेशेंट को हार्ट अटैक है, आप इसको आईसीयू में ले जाएं। तो हमारे पास वो आईसीयू फैसिलिटी भी है। तो क्या हुआ, पहले आपका चेस्ट पेन हुआ, वो डायग्नोज हुआ और आप आईसीयू भी चले गए। अगर हमारे यहाँ सुविधा नहीं होती तो हम आपको दरभंगा भेज देते। तो आप उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको 1 घंटे के अंदर, जो हमारा गोल्डन पीरियड होता है, उसके अंदर आपको ट्रीट होना है। तो सबसे पहले आपका चेस्ट पेन डायग्नोज हुआ कि आपको हार्ट अटैक है, आप आईसीयू में एडमिट हुए। अब जब आईसीयू में एडमिट हुए तो हमारे डॉक्टर्स आपको 24/7 मॉनिटर कर रहे हैं, वहां के फिजिकली एंड वर्चुअली, और आपको बोल रहे हैं कि भाई डॉक्टर साहब इनको थ्रोम्बोलाइज करिए इमीडिएटली, ताकि इनका ब्लॉकेज खत्म हो जाए और इनकी जान बच जाए। तो आप ये सोचिए कि यहां से पटना ले जाने का जो प्रोसेस 5 घंटे का टीडीएस प्रोसेस है, जिसमें कि आप इतने पैसे और एनर्जी खर्च करते, वो सब बैठे बैठे आप यहीं हो सकता है। जब आप स्टेबल हो गए तो एंजियोप्लास्टी के लिए आप कहीं भी चले जाएं, दिल्ली जाएं, बॉम्बे जाएं, कहीं भी जाएं, एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से दिखाएं। लेकिन मैंने आपकी जान बचा ली, 99.9% यू आर सेफ। यही इस हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट है, आईसीयू। चाहे वो बर्न हो, कोई जला हुआ पेशेंट हो, कोई ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के पेशेंट्स हो, स्नेक बाइट के पेशेंट्स हो, आपका दम फूल रहा हो, अस्थमा के पेशेंट्स हो, स्ट्रोक, पैरालिसिस के पेशेंट्स हो, बहुत सारे लोग आते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, हेड इंजरी, आप यहाँ सेफ रहें। इसके बाद अगर आपको कहीं जाना है तो या तो आपको पटना जाना है या आपको दिल्ली बॉम्बे जाना है, टर्शरी केयर सेंटर में जाना है। उससे नीचे जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ कर दिया है जो कि आप किसी भी एक सेकेंडरी केयर सेंटर में, टॉप क्लास सेंटर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर एक सवाल है कि आप इस हॉस्पिटल का शुभ आरंभ कब कर रहे हैं? इस हॉस्पिटल को हम लोग नवरात्रि के पहले दिन 15 या 16 अक्टूबर को खोल रहे हैं, जिसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया है, उप मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया है, शिक्षा मंत्री को भी आमंत्रित किया है। कल मैं शिक्षा मंत्री से विजय कुमार चौधरी जी से मिल के आया था, प्रशासन से भी मिल के आया, जो डीएम है हमारे, उन लोगों का पूरा सहयोग है और उन लोगों ने बोला है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनका जो इंकरेजमेंट है बहुत मिला है हमें, और 15 या 16 अक्टूबर को 100% इस हॉस्पिटल का हम लोग शुभारंभ करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, जैसे कहीं भी अगर हम बाहर जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में सबसे पहले डिपॉजिट जमा कराया जाता है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिहार का, तो उस सब स्थिति में क्या किया जाएगा? सबसे पहले इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप आयुष्मान कार्ड धारक हैं तो आयुष्मान कार्ड धारक जो है वो तो कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। आयुष्मान कार्ड में एक पद्धति होती है कि आपने 350 रुपये की पर्ची कटवाई, आपने अपना आयुष्मान कार्ड वहाँ दिया, अपने आधार कार्ड दिया, और उसके बाद मेरा और आपका इंटरेक्शन खत्म हो गया। जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो भारत सरकार से मैं लूँगा, जो भी मैंने आपके लिए ट्रीटमेंट किया है। जो कैश डिपॉजिट की बात है, अगर मान लीजिए कोई कैश पेशेंट है, तो मैंने आपको पहले ही बताया उसकी समस्या का समाधान ये है कि जैसे ही आप आएंगे आपको आपकी बीमारी का एस्टिमेट दे दिया जाएगा कि डॉक्टर साहब, आपको कोई भी जो डॉक्टर साहब या बिलिंग वाले होंगे वो आपको आपकी बीमारी का एस्टिमेट दे देंगे कि आप इतने दिन रुकेंगे तो इतने पैसे खर्च होंगे, चाहे आप वो 5 दिन रुकें आप अपनी बीमारी के लिए कि 10 दिन रुकें, ठीक है। एक आपको फिक्स्ड अमाउंट बता दिया जाएगा, ताकि जब आप हॉस्पिटल से जाएं तो ये कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो कि आपने हमें 30,000 प्रॉमिस किया था, 30,000 के लिए बात हुई थी और हमसे 1 लाख रुपए ले रहे हैं। जो बिहार के हर हॉस्पिटल में ऐसा होता है, ये बहुत रैम्पेंट है और इस वजह से बहुत ज्यादा मेडिको लीगल लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं। ठीक है।